Hi everyone, welcome back to GK Today. I'm Nuzat Sana, this side, your mentor and educator. So basically it's day 3 of our solved previous year question series, and today we will discuss 10 more questions of SSC with detailed analysis. Okay, so without wasting any further time, let's get started. Question number 1, the splitting of different colors of light in a prism is. जो splitting होता है प्रिज्म रख के, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? करेक्ट आंसर इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सी, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? किसी सरफेस पे जब लाइट ऐसे आती है उसके बाद नॉर्मल और उसी डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. देन देर इज डिस्पर्जन, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. सी, डिस्पर्जन में एक्चुअली क्या होता है, एक प्रिज्म हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, वाइट लाइट यहाँ से पास कराते हैं, तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है. और कौन कौन से वो 7 कलर्स होते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में, दैट इज विबग्योर, राइट. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. और जैसे एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, तो देखिए ये जो कलर सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा, सबसे ज़्यादा वो नीचे गया है ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी. ठीक है. इसी तरह देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम थी क्योंकि ये सबसे कम ट्रैवल की है, और इस वजह से इसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा हो जाएगी. तो ये क्वेश्चन पीछे कहीं था कि सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर कौन सा होता है डिस्पर्जन में, तो वो होता है वॉयलेट. ठीक है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. सेकेंड, रिफ्रैक्शन की अगर थोड़ी सी बात करें तो इसके लिए 2 मीडियम का होना ज़रूरी है. एक रे ऐसी आएगी, उसके बाद ये अगर रेयरर है, ये डेंसर है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ से फिर से पास हो जाएगी. ठीक है. तो कभी अगर रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे. अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है. क्वेश्चन नंबर 2, आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट आउटपुट एट विच द प्रोड्यूसर इज एबल टू रिकवर ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिकवर टोटल कॉस्ट, वाइप आउट अर्लियर लॉसेस या फिर अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. देखिए क्या होता है एक्चुअली, जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं सपोज, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ अपनी कॉस्ट लगाई. सपोज आपने कुछ मशीनरी खरीदी, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे या फिर कुछ लैंड का रेंट दिया है ना, तो कुछ आपने इतनी, मान लीजिए सपोज कोई कॉस्ट लगाई. उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इतनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है. तो एक्चुअली टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट. और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो आउटपुट के साथ इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आउटपुट के साथ इंक्रीज होगी. ठीक है. सपोज मैंने मैगी का प्रोडक्शन चालू किया है, ठीक है. अब क्या होगा, सपोज मैंने रेंट दिया, मैंने लैंड ली थी तो उसके लिए मैंने रेंट दिया, मैगी के लिए मशीन्स खरीदी नूडल्स बनाने के लिए, ठीक है. तो ये चीज़ें क्या हो गई मेरी, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. अब मैंने एक बार महीने के एंड में दे दिया तो दे दिया, अब मुझे पूरे महीने से कोई मतलब नहीं रहेगा. लेकिन अगर मैंने 10 टन्स ऑफ मैगी प्रोड्यूस किया है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कुछ और होगी, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है ना, उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो लेबर कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें वेरिएबल नेचर की होती हैं. अगर मैंने 100 टन्स बनाए हैं और अगर मैंने 10 टन्स बनाए हैं तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा ना डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप 10 टन बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, पैकेजिंग पे कम पैसा खर्चा होगा और लेबर कॉस्ट भी मेरी कम आएगी. तो इस वजह से ये वेरिएबल कॉस्ट आता है. तो सपोज मतलब आप समझ गए होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट आपको देनी ही देनी है. फिक्स्ड कॉस्ट से मतलब नहीं है कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है. ठीक है. अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट अपना देना ही पड़ेगा कैसे भी करके. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आप इसको और रिड्यूस करके 1 टन कर सकते हैं, राइट. तो ये हो गई थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट की बात. तो अब देखिए ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट. ये इतनी मैंने फिक्स्ड कॉस्ट की थी, उसके बाद समय के साथ जो भी मैं खर्चा कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है. अब उसके बाद देखिए रेवेन्यू का क्या सीन रहेगा. सबसे पहले रेवेन्यू आपका ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो. उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू होगा. एक स्ट्रेट लाइन बनेगी टोटल रेवेन्यू की 45 डिग्री पे. एक्चुअली ये थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ है. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू, राइट. तो यहाँ पे मैं लॉस फेज में हूँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू वाली जो लाइन है वो ऊपर है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, यानी मुझे यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है. तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होगा, यानी यहाँ पे मैंने जो मैंने लगाया वो कमाया, यानी कि
टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपली अगर देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम बोलते हैं नो गेन नो लॉस, ठीक है। अगर आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम इसलिए बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, टी आर इज इक्वल्स टू टी सी। तो क्या पूछ रहे हैं, आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलेंगे, जो टोटल कॉस्ट को रिकवर कर ले, राइट। तो ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द कोराइट कोट, स्क्लेरोटिक कोट, रॉड्स या फिर कोन्स। देखिए यूजुअली हमारी आँख के अंदर 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। फोटो रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। देखिए रॉड्स कब यूज़ होता है, रॉड्स यूज़ होता है जब हमें लो लाइट में देखना होता है, ठीक है, विजन इन लो लाइट, एक्सट्रीमली लो लाइट। और कोन्स कब वर्क करते हैं, जब हमें ज़्यादा लाइट, जैसे आप धूप में चले गए, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, तो वहाँ पे ये चीज़ वर्क करती है, विजन इन हाई लाइट, ओके। और ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप सी फॉर कोन, सी फॉर कलर करके भी याद रख सकते हैं। तो आई गेस आंसर मैंने बता ही दिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस इज। एस्बेस्टस इज एन एलिमेंट और उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है ये आपको बताना है। एम्फाइसेमा, पैरालिसिस, डायरिया या फिर डिजेंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्फाइसेमा। देखिए डिजीजेज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिजीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन की कमी से देख लेते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी है, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। देन अगर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो जो बीमारी होगी उसका नाम है बेरीबेरी। इसी तरह विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। देन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ओके। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है, जो धूप में बनता है, तो वो होता है विटामिन डी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको डेली कम से कम 15-20 मिनट धूप लेनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप किसी की बॉडी में विटामिन के नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, अगर उसको कहीं चोट लगी है, थोड़ी सी भी ब्लड बहता है, तो हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इस वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होगी, ब्लड रुकेगा ही नहीं बहना, ठीक है। एक और चीज़ होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, गॉइटर, ओके। इसको हम लोग क्या घेंगा भी बोलते हैं हिंदी में, घेंगा रोग। तो इतने डेफिशिएंसीज आप याद रखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ यूज्ड फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स। यानी जो फूड होता है या फिर कोई भी खाने की चीज़ें होती हैं उसमें यूजुअली एक प्रेजर्वेटिव मिलाया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। जैसे आप कोई सॉस वगैरह लेते हैं या फिर यूजुअली जो आप मार्केट वाली चीज़ें खरीदते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं, जैसे अचार वगैरह हो गया, तो उसमें ये वाला एलिमेंट मिला होता है। तो वो आपको बताना है कौन सा एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट, विनेगर, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। करेक्ट आंसर इज सोडियम बेंजोएट। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ आप याद रखिएगा। अगर सोडियम बेंजोएट के फॉर्मूले के बारे में बात करें, देखिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इसलिए मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रही हूँ, लेकिन आपको ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रखिए, इट्स एनफ। C7H5O2Na, ठीक है। इसके अलावा वेनेगर क्या होता है, वेनेगर होता है हमारे सिरका यानी एसिटिक एसिड, और ये होता है CH3COOH, ओके। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट होता है ये हमारा, जो आप घर में खाते हैं ना, वो होता है NaCl। देन देयर इज पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो फॉर्मूले के ऊपर आप मत जाइएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आप ये कॉमन नेम याद रखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम लाइक मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, ओके। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉलन ग्रेन का, वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड स्टिकी, रफ एंड ड्राई या फिर लार्ज एंड शोई। द करेक्ट आंसर इज रफ एंड स्टिकी। देखिए जब तक वो चीज़ स्टिकी नहीं होगी आप कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज हो सकता था, तो द करेक्ट आंसर इज रफ एंड स्टिकी। एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम्स विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम
देखिए एनिमल्स के पास कोई भी एंजाइम सिस्टम नहीं होता है, तो एनर्जी वो कहाँ से यूज़ करते हैं? फ्रॉम फैट, वाटर, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो द करेक्ट आंसर इज वाटर। देखिए एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, ओके। और एक अगर यहाँ पे मैं एंजाइम की बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो है जाइमेज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जाइमेज एक्चुअली क्या करता है? जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपका फॉर्म होता है, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एथिल अल्कोहल इज व्हाट। तो ऑप्शंस दे देंगे। और देखिए एक चीज़ और आप याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के आगे अगर एज लगा हुआ है तो वो एंजाइम हो जाता है, ठीक है। जैसे लाइपेज हो गया, जाइमेज भी मैंने आपको बताया, तो इस टाइप में जहाँ एज लग जाएगा वहाँ पे वो वर्ड एंजाइम हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लोन इज द कॉलोनी ऑफ। देखिए क्लोन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स विथ आइडेंटिकल डीएनए, ओके। और अब वो या तो फिर आप नेचुरली भी कर सकते हैं या फिर किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट्स दैट, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो जो डीएनए होता है वो सिमिलर कर देते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, शेप की कोई बात मैंने नहीं की है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। देन सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्लोन तो आप वैसे भी कहीं पढ़ते हैं ना, मूवीज़ वगैरह में यूजुअली देखते हैं, हम हॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर आ जाते हैं, किसी के क्लोन बन के सही दिखेंगे, सेम उनके पास वही पावर्स होती हैं, वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वही वाला है क्लोन वाला, ठीक है। तो आंसर इज सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर आर मोस्ट ऑफ द अर्थ्स एक्टिव वॉल्केनोज कंसनट्रेटेड। जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, यहाँ डॉर्मेंट वॉल्केनोज की नहीं बात हो रही है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे इकट्ठा हैं? यूरोप, पैसिफिक ओशन, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन। देखिए पैसिफिक ओशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पैसिफिक ओशन में है, और किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये है डीपेस्ट ओशनिक वोल्केनो, ठीक है। ओशन के अंदर रहने वाला सबसे ज़्यादा डीप वोल्केनो इज मारियाना ट्रेंच, और ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए और भी अगर वोल्केनोज की बात करें तो मौना लोआ है, या फिर एक होता है मेटिस और माउंट बगाना, ये सारे पैसिफिक ओशंस के अंदर ही आते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉज्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सारे ही रीजन सही हैं। द करेक्ट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए कई सारे बच्चों को रोटेशन और रिवोल्यूशन में ही कन्फ्यूजन हो जाता है। रोटेशन क्या होता है? सपोज दिस इज सन एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ आवर अर्थ, ओके। तो आपको पता होगा अर्थ पहली बात तो अपनी एक्सिस में ही रोटेट करती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और जब अर्थ एक चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आ जाएगी तो दैट विल बी कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ये रोटेशन की वजह से है। जब रोटेशन कंप्लीट होता है तो हमारे यहाँ पे एक दिन कंप्लीट होता है, राइट। और जब रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो एक साल कंप्लीट हो जाता है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन फिर भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप you have liked the session, and do let me know if this series is benefiting you or not. And yes, don't forget to subscribe to GK Today channel. With this, me Nuzhat Sana signing off. Bye guys.